हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ड। एक और नया सेशन और एक और नया दिन। जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी पटवारी मैथ्स की स्पेशल सीरीज चल रही है मैथ्स बोल्ड पे, और आज ये अपना 7वां पार्ट है। दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहला काम आप ये करिए कि सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। ये सीरीज अपनी डेली चल रही है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो अब हम बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस को डील करते हैं वो सारे क्वेश्चंस एमपी पटवारी के ही आए हुए सवाल हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के पहले आप एक बार इन सवाल को जरूर देख के जाइएगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, और साथ ही साथ अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो कि आपका छूटा हुआ है तो आप इन सवालों को देखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल जो कि मध्य प्रदेश पटवारी में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए। सवाल है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2800 रुपए का मान 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 4732 रुपए हो जाएगा, ठीक है। मतलब एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनम विल द वैल्यू ऑफ ₹2800 अमाउंट टू 4732 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक। इन सवालों को कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट इसमें शामिल है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 साल के लिए बात हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर है, ठीक है ना। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 2800 रुपए। 2800 रुपए और वो कितना बन जा रहा है, 4732 रुपए बन जा रहा है 2 साल में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और ये क्या है बच्चों, ये है अमाउंट, ठीक। अब हमेशा याद रखे रहेगा कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह का सवाल पूछा जाए, अगर आपको रेट निकालना हो और वहां पे 2 साल का समय दिया हो, तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना होता है वर्गमूल, मतलब कि स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये दोनों स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम किसी ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो कि इनको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे, मतलब कोई ऐसी संख्या जिसका कि हम वर्गमूल निकाल सके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2800 है और 4732 है, हम इसको 7 और 7 से दोनों तरफ भाग दे देते हैं, ठीक है ना। मतलब हम क्या करते हैं, भागे 7 और भागे 7, ठीक है ना, मतलब डिवाइडेड बाई 7। अगर मैं डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो ये बच्चों कितना बन जाएगा, 400, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 7 5 42, ठीक है। 53 7 7 जब 49 4 676, ठीक है ना। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक। अब इसके बाद ये जो आता है इस पे आप लगा दीजिए 2 ठो बिंदी, ठीक, मतलब रेशियो। और मैंने क्या बोला कि 2 साल के लिए बात कर रहा है तो हम क्या लेंगे, अगर 2 के लिए बात कर रहा है तो हम लेंगे स्क्वायर रूट, अगर 3 साल के लिए बात कर रहा है तो हम लेंगे क्यूब रूट, ठीक है। तो 2 साल के लिए बात कर रहा है तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। 400 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, 20, और ये आपका अनुपात है। फिर 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 26, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताना है रेट, तो रेट क्या हो जाएगा, ये क्या है बच्चों, ये है आपका प्रिंसिपल मूलधन है, और ये क्या है आपका ब्याज, ये है आपका अमाउंट, ब्याज नहीं अमाउंट, ठीक है। अगर इन दोनों का मैं अंतर लूंगा तो इन दोनों का अंतर ही क्या होता है, ब्याज होता है, वो कितना है 6, ठीक है। 6 किस पे किया जा रहा है, 20 रुपए पे, किस पे ब्याज मिल रहा है, 20 रुपए के मूलधन पे, तो उसको लिख दीजिए नीचे और गुणा कर दीजिए 100 से, क्योंकि रेट हमेशा प्रतिशत में होता है। 20 का 5 बार में जाएगा तो कितना हो गया, 30%, और यही है आपका रेट, और ये हुआ आपका फाइनल आंसर। समझ में आया, मतलब कुल मिलाकर के जितना वर्ष दिया रहेगा उसी के हिसाब से उतना ही हम रूट ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है ना।
दोस्तों पटवारी का जो सवाल पूछा जा रहा है, आप पूरी सीरीज में देख रहे होंगे कि ये सवाल ऐसे हैं कि एक किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं पूछ रहा है। इसमें अगर कोई बोले कि आप ये चैप्टर पढ़ लो वो मत पढ़ो, ये चीज बिल्कुल गलत है। आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि सवाल किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप कर पाएंगे, ठीक। बशर्ते पेपर जो है ऐसा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों था सवाल। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों ये है अगला सवाल, जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि आप इस सवाल को मेरे सॉल्यूशन करवाने के पहले आप खुद से एक बार ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा। मेरे सॉल्व करने के पहले ईमानदारी जरूर बरतिएगा, ठीक है, कि आंसर क्या आया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा। सवाल बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का क्लियर है तो आप इस सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे। पटवारी का ये सवाल है, ठीक है। मैं सवाल पढ़ता हूं। सोहन, मोहन और मिलन किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि सवाल आपको दिख रहा है कि नहीं, और थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल बड़ा है। क्लियर। फिर बोल रहा है कि सोहन, मिलन तथा रविन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक। फिर आगे है कि मोहन उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक। तो यदि मोहन उसी कार्य को 8 दिन करके छोड़ देता है तो रविन शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। सोहन, मोहन एंड मिलन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड सोहन, मिलन एंड रविन कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। क्लियर। Mohan can do the same work in 30 days. If Mohan leaves the work after working for 8 days, then in how many days will Ravin do the remaining work? ठीक। सबसे पहली बात दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो सवाल जितना ही बड़ा होता है उतना ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें उतनी ही ज्यादा सवाल को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले जो जो चीजें लिखी हुई हैं उस चीज को लिख लेते हैं। सोहन यानी कि S, मोहन यानी कि M और मिलन यानी कि मैं कर देता हूं ML, ठीक है। ये बता रहा है कि ये तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन, ठीक। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सोहन, मिलन तथा रविन। सोहन, मिलन यानी कि ML और रविन यानी कि R। क्लियर। ये कितने दिन में कर पा रहे हैं, 15 दिन, ठीक है। जो लिखा हुआ है बस हम वही लिख रहे हैं, अलग से कुछ नहीं। फिर बोला है कि मोहन उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। मोहन यानी कि M, ठीक है, ये कह रहा है 30 दिन में कर सकता है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट चेंज हो जा रहा है कि यदि मोहन उस कार्य को 8 दिन करके छोड़ देता है तो शेष कार्य कितने दिन में रविन के द्वारा होगा, ठीक। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालो। इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आप पाएंगे कि एलसीएम आ रहा है 60। क्लियर है। अब देखिए एफिशिएंसी अगर देखना चाहेंगे, क्षमता तो कितनी है, 12 25 60, 15 का 4 बार में 60 और 30 का 2 बार में 60। यहां तक तो आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब हम आते हैं सवाल पे। ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें सवाल में जो दिया था हमने उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया। अब सवाल पे आते हैं कि यदि मोहन उसी कार्य को 8 दिन करके छोड़ देता है, ठीक है। तो मोहन बाबू के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। क्या बोला है कि 8 दिन करके छोड़ देता है, तो मोहन का कार्य निकाल लेते हैं। मोहन की क्षमता कितनी है, 2, और कितने दिन तक कार्य किया है, 8 दिन तक। तो मोहन के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना है, 16। ये क्या है, कार्य, ठीक है। कुल कार्य कितना है, मतलब टोटल वर्क कितना है, 60, ठीक है। अगर मोहन ने 16 कार्य कर लिया तो बचा हुआ कितना कार्य हुआ, मतलब शेष कार्य, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, शेष कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, शेष कार्य हो जाएगा आपका 60 में से 16, 60 माइनस 16 मतलब कितना हो गया, 44, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, शेष कार्य मतलब 44 वर्ग, ठीक है। अब यही बोल रहा है तो रविन शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, मतलब अब ये जो शेष कार्य मतलब जो 44 यूनिट आया है इसको रविन बाबू कितने दिन में कर पाएंगे, सवाल ये है, ठीक है। तो देखिए दिन बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता, वर्ग कितना है 44। अगर मुझे रविन का क्षमता मिल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब रविन की क्षमता निकालते हैं। देखो मोहन का कितना है, 2 है, ठीक है। हम इस पर रख के देखते हैं, मोहन का 2 है, बल्कि मैं इसको यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा।
सोहन मोहन और मिलन की क्षमता कितनी है? 5। सोहन मोहन और मिलन की क्षमता कितनी है? 5। मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली भी रख सकता था, लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ। मोहन की क्षमता कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे रख देते हैं 2। अब ये 2 है तो ये 2 वहां जाके क्या हो जाएगा? 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो सोहन और मिलन की जो क्षमता है वो कितनी है बच्चों? 3। समझ में आ रहा है? ये हमको पहले वाले से ये पार्ट क्लियर हुआ। क्लियर? अब देखिए, सोहन प्लस मिलन की क्षमता कितनी आ गई है? 3 है। ठीक है, 3 ये है, 4 ये है, तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा? 4 - 3, मतलब कि रबिन की जो क्षमता है वो कितनी आ रही है? 4 - 3 बराबर कितना हो गया? 1। तो रबिन की क्षमता 1 आ गई। तो यही पूछा है कि रबिन के द्वारा शेष कार्य कितने दिन में किया जाएगा? तो 44 ये है, क्षमता ये है 1, तो कुल कार्य कितने दिन में किया जाएगा? 44 दिन। ये है आपका फाइनल आंसर। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये सवाल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं। सवाल बेहद ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपने मैथ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और इसमें करने के लिए या घबराने के लिए कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये जो मैंने सॉल्यूशन बताया, इसके पहले मैं ऐसा उम्मीद करूँगा कि आप खुद से इसको सॉल्व करने की एक बार कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अब दोस्तों ये अगला सवाल है पटवारी का। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, डिस्काउंट के ऊपर यह सवाल है। सवाल दिया है, किसी वस्तु पर 15% की छूट देने पर विक्रय मूल्य 187 रुपए है। ठीक है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर? आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस इज ₹187, देन फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक दोस्तों, आपने एक प्रतिशत में एक फंडा तो पढ़ा ही होगा कि कोई भी वस्तु अपने आप में कुल क्या होती है? 100%। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे लागू करते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, बड़ा ही आसान सा और बड़ा ही प्यारा सवाल है। कह रहा है कि 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर किसी वस्तु पे 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो मतलब कुल मिला के उसको कितने पे बेचा जा रहा होगा? 85% पे। और 85% जो बेच रहे हैं उसका कितना मूल्य दिया हुआ है? 187 रुपए। ठीक है, तो 1% का बच्चों मान कितना हो जाएगा? 187/85। ठीक है, क्या बताना है? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य बताना है, मार्क्ड प्राइस बताना है। तो मैंने क्या बोला? कोई भी वस्तु, कोई भी दाम अपने आप में क्या होता है? 100%। मतलब मार्क प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? 100%। मतलब इसमें 100 का गुणा किए तो इधर पे भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 187/85 इंटू 100। सॉल्व करके देख लेते हैं, जो भी आएगा वो रहेगा अपना आंसर। ये 5 से जाएगा 17 बार में, ये 5 से जाएगा 20 बार में। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, 17 से जाएगा 17 एकम 17, एक साथ 17 एकम 17, कितना आंसर आ जाएगा? 11 इंटू 2 मतलब 220 रुपए। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, 15% के डिस्काउंट से अगर बेचा जा रहा था तो 15% डिस्काउंट हो गया, कितना हो गया? 85%। और 85% किसके बराबर है? 187 रुपए, जो कि विक्रय मूल्य है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो मतलब पहले हमने 1% निकाले तो कितना हो गया? 187/85। तो 100% क्या हो जाएगा? 100 यहाँ पे है तो 100 इधर भी गुणा कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 220 रुपए हो गया आंसर। दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिवार में जुड़ सकें। ठीक है ना, तो ये था दोस्तों ये सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटवारी में तहलका मचाया हुआ है। अगला सवाल दोस्तों, ठीक है, ये सवाल जो है ये ज्योमेट्री का है, जिसे हम हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। ठीक है ना, सवाल है दोस्तों, यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है तथा उसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, तो ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, मतलब आपको त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। इफ द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 250 मीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ इट्स बेस एंड हाइट इज 4:5, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल? ठीक है, देखिए स्थिति कुछ इस तरह से है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, बोला है कि बेस और हाइट का अनुपात। ठीक है, मतलब बेस को मैं मान लेता हूं b, हाइट को मान लेता हूं h,
और इसका अनुपात बच्चों कितना दिया है 4:5, मतलब बेस हो गया 4, हाइट हो गया 5। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको x में लिखना चाहूंगा तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा 4x और हाइट हो जाएगा 5x। ठीक है, सवाल बेहद ही सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिया है एरिया कितना है 250 मीटर स्क्वायर। बच्चे बच्चे को पता है कि अगर एरिया होता है ट्रायंगल का तो वो क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और ये कितना दिया हुआ है 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपने को क्या पता करना है, हाइट पता करना है। ठीक है ना, तो हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है बच्चों 4x, हाइट कितना है 5x। ठीक है, बराबर कितना हो गया 250। समझ में आया? अब थोड़ा कट्टम कुट्टम कर लेते हैं। 2 से 2 बार में हो गया। ठीक है, तो 2 गुणे 5 कितना हो गया 10, ये हो गया 10, तो 10 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा। तो कुल मिला के कहानी कितनी पे सिमट गई, एक्स स्क्वायर बराबर 25 पे, यानी कि x का मान कितना आ गया बच्चों 5। ठीक है, x का मान 5 आ गया। पूछ रहा है हाइट क्या होगी, हाइट आपको पता है 5x, यानी कि 5 गुणे 5 कितना हो गया आपके पास 25 मीटर हो गया आंसर। समझ में आया दोस्तों? ये था पूरा का पूरा सवाल का इतिहास कह लीजिए, स्टोरी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मतलब सवाल इतने में आपका खत्म। ठीक है, एमपी पटवारी का सवाल है। सवाल टफ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने पूरे मैथ्स को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सवाल था। और एक बार अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ताकि हमें भी पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं कि नहीं। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और दोस्तों बड़े ही डरे सहमे से सवाल की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सवाल पूछा गया है पटवारी का, जो कि हमारी सीरीज चल भी रही है। ठीक है, सवाल देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बेहद ही खूबसूरत सा एक पाई चार्ट बना हुआ है और इसी पे एक सवाल है, तो सवाल पहले पढ़ने का हम कष्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। दिए गए पाई चार्ट में 6 व्यक्ति की कुल आय 3 लाख रुपए है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 लोगों के बारे में बात किया जा रहा है और इन 6 लोगों का जो कुल आय है, मतलब सबका योग करने पर जो कुल आय आ रहा है वो कितना है 3 लाख रुपए। ठीक, तो बोला है तो 52,500 रुपए से अधिक कितने लोगों की आय होगी। ठीक, इन द गिवन पाई चार्ट द टोटल इनकम ऑफ 6 पीपल इज ₹3 lakhs, then how many people have income more than ₹52,500 only। ठीक, ये only शब्द बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का आप कोई चीज लेने गए, उसमें बस बोल देगा कि 100 रुपए में बस 1 रुपए डिस्काउंट करेगा, बोल देगा 99 ओनली। अरे भाई जब लेना ही है तो 1 रुपए और कर दो। ठीक है, ये सब होता है साइकोलॉजिकली, क्या कहते हैं, लोगों को मार्केटिंग की तरफ मतलब उनको उलझाना। ठीक है, खैर वो सब बातें बात की हैं, देखते हैं अपने सवाल पे। ठीक है ना, इस तरह का सवाल जब आएगा और ये आया हुआ सवाल है तो इसमें आपको क्या करना है, पूछ रहा है कि इनमें से जैसे ए बी सी डी ई एफ तक, मतलब जो 6 लोग हैं, इनमें से कितने लोग हैं जिनकी आय जो है वो 52,500 रुपए से अधिक है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको बारी बारी करके जोड़ने की या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रचंड गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। करना क्या है, ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हैं कि ये सभी के सभी प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम प्रतिशत में पहले हम निकाल लेते हैं कि 52,500 रुपए हमारा प्रतिशत में कितना हो रहा है। ठीक, तो 52,500 रुपए पूछा है कि इससे ज्यादा कितने लोग होंगे, तो 52,500 कुल कितना राशि दिया हुआ है 3 लाख। 3 लाख में मुझे पता, आप सबको पता होगा कि 5 जीरो आते हैं। ठीक है, और प्रतिशत में चूंकि करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। कैंसिल करके देखते हैं इसका, अगर एक बार अच्छे से ले लीजिएगा क्योंकि अब मैं इसमें कैंसिल करने जा रहा हूं। दोनों जीरो कट गया। ठीक है, 0 से 0 और फिर एक और 0 कट गया, मतलब कुल मिला के बचा क्या अपने पास 525/30। क्या ये किसी और से जा पाएगा? बिल्कुल, ये 3 से हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, 3 का 10 बार में, और फिर 3 का क्या, 3 का 17 बार में हो गया 51, 1 और 5, 3 पचे 15, यानी कि 175/10, यानी कि 17.5, और ये चूंकि 100 से गुणा किए थे तो 17.5%। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं बेहद ही खूबसूरती से और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। ठीक, तो सवाल ये पूछा था बच्चों कि 52,500 से अधिक आय वाले कितने लोग हैं,
मतलब 52,500 का मतलब कितना हो गया, 17.5%। तो सवाल हमारा बन गया कि 17.5% से अधिक प्रतिशत वाले कितने लोग होंगे। तो 17.5% से ज्यादा क्या है, ये ज्यादा नहीं है, ये तो कम है, कम है। तो मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग मिल रहे हैं, 20 और 18%। मतलब कुल लोगों की संख्या कितनी हो गई, दो। और यही है हमारा शानदार आंसर। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको बारी बारी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले 52,500 का निकाल लेना कितना प्रतिशत होता है, और फिर यही बोला है कि इस प्रतिशत से ज्यादा कितने लोग हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ दो ही लोग हैं। तो ये है आपके पास आपका फाइनल आंसर, और यही सवाल पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये बेहद ही क्या कहते हैं कॉमन सा सवाल है और बेहद ही प्यारा सवाल है। एक बार इसका आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के पहले मैं आपको सवाल पढ़ के बताता हूं। ठीक है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं, याद रखे रहिएगा। डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है, अगर आप कभी भी इस तरह क्वेश्चन देखें तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी अगर इस तरह से दिया है इफ, ठीक है, इफ सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स, ठीक है, सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स बराबर एसपी ऑफ वाई आर्टिकल्स। ठीक है, इफ सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स बराबर एसपी ऑफ वाई आर्टिकल्स, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आप सवाल को ऐसे ही यूं ही उड़ा देंगे। ठीक, तो देखिए याद करने का तरीका क्या है, सी पहले आता है, एस बाद में आता है, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। मतलब पहले वाला पहले के साथ, बाद वाला बाद के साथ। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा स्टेटमेंट दिया रहे तो हमेशा याद रखिएगा लाभ प्रतिशत क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बटे वाई। ठीक है, इंटू हो जाएगा 100%। कब, जब आपका एक्स वाई से बड़ा होता है। ठीक है, और दूसरा चीज लॉस प्रतिशत क्या हो जाएगा कि इसी चीज को ठीक उल्टा कर देना है। ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, और नीचे में हमेशा अपना y रहेगा। ठीक है, इंटू 100। कब, जब हमारा y जो होता है, y नहीं कह के मैं इसको ऐसे कर, जब हमारा x जो होता है y से छोटा होता है। ये बच्चों ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको याद रखे रहेगा। कभी भी इस तरह का सवाल आएगा आप आसानी से इस रिजल्ट से आप डायरेक्टली लगा के कर सकते हैं। आपको कुछ अलग और चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसी सवाल को करता हूं। ठीक है ना, देखिएगा क्या बोला है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 8 वस्तुओं मतलब x का मान कितना है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो देखिए x क्या है, y से छोटा है, x y से छोटा है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है, तो पहला चीज तो आपको यह पता चल गया कि लॉस हो रहा है। तो लॉस प्रतिशत क्या होता है, y माइनस एक्स। 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4। ठीक है, नीचे में हमेशा रहेगा y यानी कि 12, और फिर इंटू 100 क्योंकि प्रतिशत में चाहिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 का 3 बार में, और 100/3 क्या हो गया, 33 सही 1/3% की हो रही है हानि। ठीक है, ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, मैंने आपको सवाल हल करके ही बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि कभी भविष्य में इस तरह का सवाल पूछे तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट लगाना है, आपको कभी भी आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा बच्चों ये कॉन्सेप्ट, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लग रहा है एक बार जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये बेहद ही खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल है। ठीक है, आइए एक बार इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। ठीक है, वही सवाल आपका ऐसे है, चाहे कोई भी भाषा हो। ठीक है, देखिए कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, आपको पता क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, दिया क्या है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी, और क्या दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरीके से आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछा जाएगा
तो आपको एक चीज याद रखे रहना है, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर आपने कभी ना पढ़ा हो तो बस मैं जो लिखवा रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट में। और फिर उसके बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब इस पूरे का वर्ग, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हो गया ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी भी दिया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी दिया है, ठीक है। बस अपने को अब वैल्यू में रखना है क्योंकि अपने को यही चीज बताना था, ठीक। तो रखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का मान बच्चों कितना दिया है, 6, ठीक है। ये क्या हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस 3 गुना किसका, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों, 15, ठीक है। 36 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 6 में से 5 एक 2, ठीक है, यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 126 आपका एक आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस चीज को बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, क्लियर है। इसी पे ये बेस्ड सवाल था, ठीक है। अगर ये आपको पता रहा होगा, मतलब जो भी बच्चे दिए हैं तो वो ये कर पाए होंगे, और नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगामी शिफ्ट्स में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सवाल ये बना हुआ है, तो इस चीज को याद रखे रहिएगा। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बहुत पूछता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सवाल क्या पूछा है। सवाल में कोई दम नहीं है, बस आपको ये चीज पता अगर होता तो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है ना, मतलब जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी भाषा में। सवाल है दोस्तों, ये पटवारी में जो पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताना है, ठीक है। ये ऐसा सवाल है जिसको कि आपको पेन छूने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री सही तरीके से पढ़ा है। इसका आंसर होगा 1। कैसे होगा समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको रिलेशन आपको मुझे लगता है कि पता होगा। अब मैं इसी रिलेशन को इसमें बैठाता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सभी को पता है कि 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सभी को पता है कि ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है। देखने में थोड़ा ये रेसिप्रोकल कर दिया है, लेकिन ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल सा है। तो ये रहा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल, देखते हैं कि क्या है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अगला सवाल आपके सामने है जो कि पटवारी में पूछा गया है। सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, और देखते हैं सवाल है क्या। किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है, तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 14% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2850, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस टू गेन 8% प्रॉफिट। बेहद ही आसान सा सवाल है, इसको सिंगल लाइन में आप कर सकते हैं, ठीक है। 2850 रुपए जो है, जब हम वस्तु को 2850 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है, 14% का, मतलब 114% हो गया। अब वही बोल रहा है कि जब हमें 114% यानी कि 114, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि जब उसे 8% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे 108 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, 2 से अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो देखिए क्या होगा, या 3 से करते हैं, ठीक है ना। 3 से ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 का 3 बार में 9, ठीक है, 9 2 11 24, 3 8 जा 24,
3 6 18, ठीक है। अब इसको 19 से देखिए, ये हो गया 38, ये हो गया 36। अब 38 ये है और ये 2850 है। 19 से कैंसिल करके देखते हैं। 19 का 2 बार में, 19 का 1, 9 95, मतलब 19 बचे 95 और 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 का 18 बार में, मतलब आपके पास आ क्या रहा है 150 और 18। सॉल्व करके देखेंगे तो 150 इंटू 18 जो होगा ये हो जाएगा 15 गुणे 18 हो जाएगा 270, और एक और जीरो है तो 2700, मतलब 2700 रुपए, ठीक है। ये तो था देखिए डायरेक्ट, ठीक है ना। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो उनको मैं अलग से और बता दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा है ये वाला हिस्सा, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया है तो मैं इसको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कहा है कि वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है। हमें पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%, ठीक है। तो 14% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 में 14 और जोड़ देना है, तो क्या हो गया 114% का लाभ हो रहा है। उस समय विक्रय मूल्य कितना है 2850, ठीक है। तो 1% का मान बच्चों कितना हो जाएगा 2850 बटे 114, ठीक है, जो कि मैंने ये लिखा है। अब वही कह रहा है कि तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ये कब है, 1% पर ये विक्रय मूल्य है। अब बोला है कि 8% का लाभ, यानी कि हमें क्या करना है 108 का मान बताना है। 100 पे 8 का लाभ हो रहा है, यानी कि 108% का मान बताना है। एक का मान जब ये है तो 108 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 108 का हम गुणा कर देंगे, 2850 बटे 114 इंटू 108, और यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, सवाल भी समझ में आ गया होगा, और जवाब तो आपके सामने है ही, ठीक है। तो ये था बच्चों ये कॉन्सेप्ट और सवाल, बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अब दोस्तों ये जो सवाल है देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। पटवारी का बेहद ही शानदार सवाल है परसेंटेज का, ठीक है। ए का 6%, बी का 8% है, तथा ए प्लस बी का 10% बराबर 40 का 70% है, और ए का 80% बराबर 80 है, तो ए प्लस सी माइनस बी का मान बताना है, ठीक है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जो जो चीज जैसा लिखा हुआ है हम उसको सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है ना। सवाल में कोई दम नहीं है, आपके पास 3 तरीके का इंफॉर्मेशन दिया है। पहला ये है, दूसरा इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है, और तीसरा इंफॉर्मेशन आपके पास ये दिया हुआ है। आपको बताना क्या है कि a प्लस सी माइनस बी का मान क्या होगा, ठीक है। बारी बारी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हम इस वाले हिस्से को ले चलते हैं। 6% a का, मतलब 6% गुणा a बराबर 8% गुणा b। ध्यान से देखते जाइएगा, बस गो विद द फ्लो वाली बात है, ठीक ना। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, तो कहने का मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ a बटे b, ठीक है, ये 6 है ये 8 है, तो ये क्या 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 4 बार, तो हम सीधे तौर पर लिख सकते हैं कि a बटे b बराबर क्या है 4/3, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। ये हो गया पहला रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि a का मान क्या है 4 और b का मान क्या है 3, ठीक है ना। देखते जाइएगा, अगले पे आते हैं। 10% किसका, ऑफ, यानी कि हो गया मल्टीप्लाई, तो 10% गुणा a प्लस बी बराबर 70% गुणा 40, यही चीज है, ठीक है। अब देखते जाओ, प्रतिशत से प्रतिशत फिर कट गया, ठीक है, और देखेंगे तो 0 है, ये इस 0 को काट देगा, क्लियर। तो कुल मिला के अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि a प्लस बी बराबर 7 गुणा 40, यानी कि 280, ठीक है। समझ में आया। अब देखो आपके पास a बटे बी है कितना 4/3, और a प्लस बी कितना है 280, ठीक है। a का कितना यूनिट है 4, b का कितना यूनिट है 3। तो अब मैं अगर इसको इस इक्वेशन में रखूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 + 3 कितना हो गया 7 यूनिट, और इसी 7 यूनिट का मान दिया है 280, तो 1 यूनिट का मान बच्चों कितना हो गया 40। अब 1 यूनिट का मान 40 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, a 4 यूनिट मतलब कितना हो गया 4 गुणे 40, यानी कि 160, और b कितना है 3, मतलब 3 गुणे 40 कितना हो गया, ये हो गया 120, ठीक है। समझ में आ गया। यहां से आपको a का वैल्यू आ गया 160, b का वैल्यू आ गया 120, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कहीं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इस कॉलम में। a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 160, b का वैल्यू कितना आ गया 120, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब तक हमने a और b निकाल लिया है।
अब आखिरी क्या है, c प्रतिशत किसका, a का 80 के बराबर, ठीक है ना। मतलब क्या है, c प्रतिशत किसका, a का, a मतलब कितना हो गया बच्चों 160, ये किसके बराबर है 80 के बराबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं c बटे 100 बराबर 160, 80 के नीचे चला जाएगा तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दो ये इसको 50 बार में करके कैंसिल करेगा तो c का मान कितना आ गया 50, ठीक है। तो a का मान 160, b का मान 120 और c का मान कितना आ गया 50। पूछा क्या है सवाल में, a प्लस सी माइनस का b बराबर कितना होगा। a का मान कितना है 160, c का मान कितना है 50, दोनों का प्लस और माइनस क्या है 20, ये कितना हो जाएगा 210 और ये कितना हो जाएगा 120। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 और ये है आपका आंसर। समझ में आया, कैसा लगा बच्चों सवाल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक परसेंटेज इसमें शामिल है और इसमें कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था बस उसको रखते गए, एबीसी का वैल्यू निकालते गए और फाइनली आंसर पाते गए जो कि है 90, ठीक है। समझ में आया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एमपी पटवारी का पूछा हुआ सवाल है प्रतिशत का, ठीक है ना। सवाल से बच्चों आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि सवाल जो पूछा जा रहा है आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। सवाल बहुत हाई लेवल के नहीं है, लेकिन सवाल जैसे पहले पूछे जाते थे उस तरह के भी नहीं है कि डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछ दे और बच्चा आंसर ले आए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए आगे जितने भी अब एग्जाम्स होने वाले हैं तो आप उस चीज के लिए पहले से मान के चलिएगा कि आपको इस लेवल की तैयारी रखनी है कि सवाल उस तरह से अगर पूछे जाए तो मैं कर सकूं, ठीक है। तो आज के सेशन में जितने भी सवाल थे मैंने आज अपने तरफ से पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कुछ रिप्लाई कर दीजिएगा कि कैसा आपको लगा, सेशन कैसा लगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ही पूरा कंप्लीट करते हैं। जो भी बच्चे पहली बार ये सेशन मेरा देखे हैं, सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे मुझे लगता होगा, नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में कल के दिन। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन से आप बिल्कुल एक चंद कदम दूर हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।